एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन यानी कि प्रश्न बैंक, विषय राजनीतिक विज्ञान। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जो 2021-22 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए बच्चों, देखिए हमने क्या किया है अभी तक, स्वतंत्र भारत में राजनीति जो हमारी सेकेंड बुक है उसके सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। यानी कि क्वेश्चन बैंक में जो जो चैप्टर्स दिए हैं उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब वो सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर भी उस सॉल्यूशन को पा सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो उस टेलीग्राम चैनल में आप जुड़कर भी आप वहाँ से इन सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आप कैसे जुड़ेंगे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और फिर ज्वाइन चैनल पर क्लिक करके ग्रुप में या फिर हम कह सकते हैं उस चैनल में आपको ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर ही आपको सारे के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम हमारी सेकेंड बुक में पहुँच चुके हैं। ओके, तो सेकेंड बुक के जो चैप्टर है अब हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारी जो बुक है वो है समकालीन विश्व में राजनीति। ऐसे तो ये फर्स्ट बुक है ओके हमारी, लेकिन क्वेश्चन बैंक के अनुसार ये हमारी सेकेंड बुक है क्योंकि ये बाद में इसका क्वेश्चन हमें मिला है। तो बस इसी का सॉल्यूशन अब हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 7 होने वाले हैं, जिनको मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन दे दूं ताकि फटाफट हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन बैंक है उसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ सके। तो बात कर रहे होंगे आज का सबसे फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट ही राइट आंसर है, 1917 में बोल्शेविक रूसी क्रांति हुई थी। उसके बाद सेकेंड है निम्न में से कौन सा सैनिक संगठन नहीं है? ओके, ध्यान रखना नहीं है पर, तो सेंटो, सीटो, ईईसी या नाटो। तो राइट आंसर रहेगा ईईसी। ईईसी क्या है? एक सैनिक संगठन नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। कब गिराए थे? अगस्त 1950 में, अक्टूबर 1918 में, अगस्त 1945 में या सितंबर 1947 में। तो राइट आंसर रहेगा अगस्त 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग में, या कह सकते हैं कि जब परमाणु बम गिराया उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। ओके, तो सर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? यह युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, 1940 से 1946 तक, 1941 से 1947 तक या 1942 से 1948 तक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहने वाला है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और 45 में परमाणु बम गिरा दिए गए थे, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अब नाटो का सदस्य देश था, जो नाटो है ओके, उसका सदस्य देश कौन था इसमें से? भारत, इटली, श्रीलंका या चाइना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इटली जो था वो नाटो का सदस्य देश था। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी। तो नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके संस्थापक कौन थे? ट्रूमैन। तो नहीं, इसका भी आएगा असत्य। उसके बाद नीदरलैंड नाटो का सदस्य था। सत्य है या असत्य है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सत्य। ये दोनों असत्य और ये सत्य। उसके बाद सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित थी। तो इसका क्या आएगा? इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। तो इस तरीके से मैंने सत्य असत्य के सामने टिक लगा दी है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे सुकर्नो। ओके, इन्हें मिस्टर सुकर्नो भी कहा जाता है। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा सुकर्नो। ओके, उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन है शीत युद्ध का उदय चर्चिल के भाषण से हुआ था।
किसके भाषण से हुआ था? चर्चिल। रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा फुलटन। क्या आएगा? फुलटन के भाषण से हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा सेकेंड का फुलटन। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र था। कौन था प्रमुख केंद्र? तो राइट आंसर रहेगा यूरोप। यूरोप प्रमुख केंद्र था। थर्ड का यूरोप। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण का विघटन था। शीत युद्ध की जो समाप्ति उसमें थी, उसमें उसका प्रमुख कारण था किसका विघटन? सोवियत संघ का। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सोवियत। ओके, संघ तो लिखा हुआ ही है, तो सोवियत का विघटन था। तो ये फोर्थ का राइट आंसर। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। शॉक थेरेपी अपनाई थी। कब अपनाई गई थी शॉक थेरेपी को? तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो रिक्त स्थान के स्थान पर लिखना 1990। चलिए, इस तरीके से खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? तो क्यूबा मिसाइल संकट को। जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो राइट आंसर क्यूबा मिसाइल संकट, ये लिख देना। सेकेंड, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो 1961 में। तो आपको लिख देना है बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। इस तरीके से आंसर दे देना। जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जो जर्मनी शहर है उसका एकीकरण कब हुआ था? तो उसका एकीकरण हुआ था 1990 में। तो लिख देना है जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ट्रूमैन थे। ट्रूमैन कौन थे? तो ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप कि ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल देशों की संख्या तो कितनी थी? 25। ओके, तो 25 सदस्य गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में शामिल हुए थे प्रथम बार। तो इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर दीजिए भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे सामने है सही जोड़ियां। तो इनको भी देखेंगे। सबसे पहले कॉलम अ है और कॉलम ब है, मिलाते हैं। सबसे पहले गमाल अब्दुल नासिर। तो गमाल अब्दुल नासिर कहाँ के थे? तो ये मिस्र के थे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ई से जुड़ेगा। सेकेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे? तो ये थे भारत से। तो क्या आएगा? डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का डी। उसके बाद मिस्टर सुकर्णो। तो मिस्टर सुकर्णो कहाँ के थे? अभी मैंने बताया वो कहाँ से थे? इंडोनेशिया से थे। उसके बाद जोसेफ ब्रांच टीटो। जो जोसेफ ब्रांच टीटो थे वो कहाँ से थे? वो थे युगोस्लाविया से। और निकिता खुश्चेव कहाँ से थे? सोवियत संघ से। ओके, कहाँ से थे? सोवियत संघ से। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी बन जाती है। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। चलिए, अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। ओके, तो सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है कि शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता हो। इसमें क्या होती है? युद्ध की पूरी संभावना होती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है। तो उस स्थिति को कहते हैं कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। अब देखो, ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से लेकर 1991 तक। ओके, तो इसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध मीन्स सिंपल लैंग्वेज में ऐसा युद्ध जहां युद्ध होने की संभावना हो लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो पाए, केवल और केवल क्या हो? डर, तनाव, संघर्ष जारी हो, तो उसे कहते हैं शीत युद्ध। कोल्ड वॉर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठंडा युद्ध। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? जो शीत युद्ध है वो कौन से साधनों से लड़ा जाता है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शीत युद्ध प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाने इत्यादि साधनों से क्या किया जाता है? लड़ा जाता है। तो शीत युद्ध प्रतियोगिता से, कंपटीशन से, घृणा से, दूसरों को नीचा दिखाने से, ऐसे साधनों से शीत युद्ध लड़ा जाता है। इसमें कोई भी बंदूक, कारतूस वगैरह का, बम, परमाणु बमों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि तनाव, संघर्ष, प्रतियोगिता, कंपटीशन, घृणा, दूसरों को एक दूसरे को नीचा दिखाने, ऐसी चीजों का प्रयोग होता है और इसीलिए इसे शीत युद्ध भी कहते हैं और इन्हीं साधनों से ये लड़ा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारा, वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? जो वार्सा संधि हुई थी उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं।
जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की थी, जिसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देश क्या थे, सम्मिलित हुए थे। तो ये सारे देश वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि में सम्मिलित थे। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो पूरे के पूरे आंसर का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, असंलग्नता क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, असंलग्नता हमारी एनसीईआरटी में शब्द नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब होता है गुट निरपेक्षता, और एनसीईआरटी में गुट निरपेक्षता से पूरा टॉपिक दिया है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। असंलग्नता मतलब होता है गुट निरपेक्षता। तो चलिए इसको भी देखते हैं, और साथ में जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था, इन दोनों के आंसर्स को एक साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों के आंसर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग तथा तटस्थ रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना तथा अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना ही क्या है, असंलग्नता कहलाती है। तो ये इसका आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन यही था पांचवा कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ व कब हुआ था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चंस के आंसर का स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आ चुके हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो इनको एक एक कर देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए, यानी कि जो शीत युद्ध था वो किन कारणों की वजह से हुआ, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है युद्धकालीन संदेह व अविश्वास। क्या है इसका मतलब, देखो क्या होता है, यूरोपीय जो राष्ट्र होते हैं वहां पर साम्राज्यवादी यानी कि साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात लगा होता है। किसको, यूरोपीय राष्ट्रों को। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को विस्तृत नहीं कर पाती है। इसी प्रकार सोवियत संघ का पूंजीवादी विरोध नीतियों तथा समस्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लक्ष्य में पाश्चात्य शक्तियां रूस से भयभीत थी और उसे सदैव संदेह की दृष्टि से देखती थी। यानी कि जो समाजवादी कौन है, सोवियत संघ, और जो पाश्चात्य देश यानी कि पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह थे, इनकी एक दूसरे पर हमेशा युद्ध होने की संदेह और अविश्वास था, जिसके कारण से शीत युद्ध की स्थिति बनी। पहला तो ये हुआ। दूसरा, सैद्धांतिक मतभेद। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो जो शीत युद्ध था को विकसित करने में दो विरोधी विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या, अमेरिका जो था वो पूंजीवाद को मानता था, उदार लोकतंत्रात्मक देश था। वहीं इसके ठीक विपरीत जो सोवियत संघ था वो एक समाजवादी तथा एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। यानी कि दोनों की जो देश को कंडक्ट करने की जो विचारधारा थी वो डिफरेंट था, उनमें मतभेद था, सैद्धांतिक मतभेद था, जिसके कारण क्या हुआ, शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। तो सेकेंड कारण ये रहा। थर्ड कारण देखेंगे, अमेरिका विरोधी प्रचार। क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया था। ओके, प्रचार अभियान चलाया जिससे अमेरिका में व्यापक जन संतोष व्याप्त हुआ। और ये तीसरा कारण है किस चीज के लिए, ये है शीत युद्ध को करवाने के लिए। उसके बाद चौथा है पाश्चात्य देशों की तुष्टीकरण की नीति। देखो ये इसका क्या मतलब है, विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद से भयभीत होकर पश्चिमी देशों ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण की वजह से जर्मन एवं इटली के अधिनायकों की क्रूरता व विरोध न करने पर उनका समर्थन किया। तो चौथा कारण ये है। पांचवा कारण है सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर का प्रयोग। सोवियत संघ ने पाश्चात्य देश यानी कि विशेषकर अमेरिका के प्रस्ताव नीतियों के खिलाफ बार बार वीटो का प्रयोग करके उसके प्रस्ताव को क्या कर दिया था, रद्द किया गया था, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था। तो ये मुख्य कुछ कारण है शीत युद्ध के, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिल सकता है, लेकिन मेरे पास जो परीक्षा अध्ययन है वो प्रीवियस ईयर की है। आपके पास अगर लेटेस्ट हो तो हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन होगा उसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 3 कारणों का, फिर बाकी के 2 कारणों का। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। हमें बताना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जब कोल्ड वॉर चल रहा था और उसके बाद के समय में बहुत ही प्रासंगिक था, बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन आज के टाइम पर वो इतना अप्रासंगिक है, इसकी हमें समीक्षा करनी है। क्या वास्तव में इसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसकी समीक्षा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात महाशक्तियों के गुटों में न शामिल होना, यह आंदोलन शीत युद्ध के समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। आंदोलन की प्रासंगिकता की अगर हम समीक्षा करें तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन व भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई, परंतु पूर्ण रूप से अप्रासंगिक कहना क्या है, अनुचित है, क्योंकि गुट निरपेक्ष इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति में आजाद हुए देशों के बीच क्या था, एक ऐतिहासिक जुड़ाव था, और यदि ये देश आज भी एक साथ आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। अपने आप में यह विचार जो है वो बुनियादी महत्व रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, प्रासंगिक है। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव लिखिए। यानी कि जो कोल्ड वॉर हुआ उसका इंटरनेशनल रिलेशंस पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर को वॉच करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा परिणाम को संक्षेप में निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु होने वाला है विश्व में के 2 गुटों में विभाजन। क्या होता है, शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति क्या हो जाती है, द्विध्रुवीय होने लगती है, और सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग गुटों का नेतृत्व करने लगते हैं। तो पहला, विश्व का 2 गुटों में बंटना। सेकेंड, आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। शीत युद्ध की वजह से दोनों देशों के बीच या सभी देशों के बीच अविश्वास, आतंक, तनाव, प्रतिस्पर्धा आदि की भावना पुष्पित हुई, फलित हुई, पल्लवित हुई और होने का इसको अवसर भी मिला। किससे, शीत युद्ध से। तो सेकेंड, आतंकवाद एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। उसके बाद थर्ड है आणविक युद्धों का खतरा। देखो क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड युद्ध के दौरान आणविक हथियारों की जो विनाश लीला है वो पूरी दुनिया ने देखी थी, तो सभी देश उससे भयभीत हो गए थे। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं यही दृश्य हमें पुनः देखने को ना मिल जाए। तो थर्ड यह। फोर्थ, सशस्त्रीकरण की दौड़। सशस्त्र यानी शस्त्रों का निर्माण, दौड़ यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होना। तो शीत युद्ध की वजह से विश्व के अनेक देशों में हथियारों की अंधी दौड़ को बढ़ावा मिला, जिससे निःशस्त्रीकरण का मार्ग क्या हो गया, कठिन हो गया था। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव। तो जल्दी से यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमाणु अप्रसार संधि को समझाइए। परमाणु अप्रसार संधि किसे कहते हैं, हम इसका आंसर देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे शॉर्ट में एनपीटी भी कहा जाता है। ओके, चलिए ये क्या है देखते हैं। देखो, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार यानी कि परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से भी रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश आए, अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में जिसे रूस कहा जाने लगा, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। इनको परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना है। यह जो संधि है वो 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए इसके। ये जो संधि है ये 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो यही क्या है, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। इसके हमें 3 कारण बताने हैं, यानी कि महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने आप में क्यों जुड़ाया, इसका हमें रीजन बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाशक्ति छोटे देशों से सैन्य संगठन रखती थी, क्योंकि छोटे देशों से निम्न लाभ किसको होते थे? महाशक्तियों को होते थे। सबसे पहला, महत्वपूर्ण संसाधन, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस मिलते थे। किससे? छोटे देशों से। कैसे? देखो, छोटे देशों से महाशक्तियों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो मिलते थे, जैसे कि खनिज, मिनरल्स, तेल, ऑयल आदि सारी चीजें हमें महाशक्तियों से मिलती थी। उसके बाद सेकेंड है भू क्षेत्र, यानी कि जो एरिया है वो मिलता था। कैसे? क्या काम था महाशक्तियों का? उसको देखो, महाशक्तियों को छोटे देशों में भू क्षेत्र चाहिए था, ताकि वो वहां से क्या कर सके, जो उनके सैनिक है, जो उनके कमांडर है और जो उनके विपन्स है, उनका वो संचालन कर सके, सैनिक व हथियारों का संचालन कर सके। तो सेकेंड। थर्ड, सैनिक ठिकाने भी उनको चाहिए थे। क्यों? क्योंकि महाशक्तियों को छोटे देशों में सैनिक ठिकाने की जरूरत थी, क्योंकि वे क्या कर सके, वहां से उन सैनिक ठिकानों से एक दूसरे की जासूसी कर सके। उसके बाद आर्थिक मदद। देखो, छोटे देश भले ही छोटे थे, उनके पास भले ही इकोनॉमी छोटी थी, लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी सारे छोटे देश महाशक्ति को सपोर्ट करें तो क्या होगा? महाशक्ति का सैन्य खर्चों के वहन में मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सैन्य संगठन बना था, या फिर महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों से जुड़ाव किया था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 था, शीत युद्ध का दौर, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना। एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।